हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और हमारा टॉपिक चल रहा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये लेक्चर नंबर 6 है, इस बात को याद रख लेना। इससे पहले मैं आपके 5 लेक्चर करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है, या फिर इसी को हम आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन क्या होता है बता चुका हूँ। आपका प्रोकैरियोटिक्स में कौन सा स्टेप परफॉर्म होता है, यूकैरियोटिक्स में कौन सा स्टेप परफॉर्म होता है, ये भी बता चुका हूँ। कैपिंग क्या होती है, कैप क्या होता है, ये किस प्रकार से आपका जो है इसके प्रोसेस होते हैं, कितने स्टेप पाए जाते हैं, कितने एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन सा यहाँ पर आपका जो है वो फंक्शन परफॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपिंग के फंक्शन क्या होते हैं। फिर पूरा कैप पढ़ाने के बाद आपको मैंने स्प्लाइसिंग के बारे में बताया था कि स्प्लाइसिंग रिएक्शन होते क्या है, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपका एक नॉर्मल वे में इंट्रॉन बाहर निकल जाते हैं एंड एक्सॉन आपस में लाइगेट हो जाते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था। जो आपके इंट्रॉन वाला पार्ट होता है वो नॉन कोडिंग वाला पार्ट होता है, जिसको हम जंक पार्ट भी बोल देते हैं, जबकि जो आपका एक्सॉन वाला पार्ट होता है वो आपका एक्चुअल में कोडिंग वाला पार्ट होता है, जिसको हमें बाद में लाइगेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हमने अदर कैरेक्टर देखे थे कि आपके स्प्लाइसिंग के और कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, तो ये सारी बातें हमने देख ली थी, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किस प्रकार से अगर आपके इंट्रॉन को निकालना है तो किस प्रकार से आप रिमूव कर सकते हो, कौन सा आपका 5 प्राइम एंड होता है, कौन सा आपका 3 प्राइम एंड होता है। अगर ये आपका इंट्रॉन है तो यहाँ पर आपको 5 प्राइम एंड कहाँ पर मिलेगा एंड आपको यहाँ पर 3 प्राइम एंड कहाँ पर मिलेगा। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात की थी कि आपको एक इंट्रॉन निकालने के लिए कितने ट्रांसएस्टरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन करता है, सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन करता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सारा का सारा। फिर इसके बाद हमने बात की थी कि आपके जो इंट्रॉन होते हैं उनको हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इंट्रॉन होते हैं। इसके बाद मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि कहाँ पर आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पर आपको एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पर इंटरनल फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी बातें बताई थी। फिर मैंने इसके बाद आपको एक और अलग से यहाँ पर इंट्रॉन के बारे में बताया था, जिसको हम ट्रांसफ़र आरएनए या फिर टीआरएनए बोलते हैं। एंड मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि मैं इसको सबसे लास्ट में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये बात आपको इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन के बारे में गाइज मैंने आपको सभी कुछ बताया था। यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाई थी। मैंने यहाँ पर बताया था कि इसकी डायरेक्शन आपको कौन से प्रकार की यहाँ पर 5 प्राइम टू 5 प्राइम या फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 2 प्राइम यहाँ पर क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। ये भाग मैंने इतना छोड़ दिया था, हालांकि मैंने समझा दिया था इसके बारे में, लेकिन आपको मैंने खुद से पढ़ने के लिए कहा था। एंड ग्रुप फर्स्ट में आपको जो इंट्रॉन बाहर निकला है, ये जो इंट्रॉन बाहर निकला है ये आपको हमेशा लीनियर फॉर्म में मिलेगा, ये भी मैंने आपसे बोला था। ग्रुप सेकंड इंट्रॉन में भी मैंने आपको बड़े ही अच्छे से समझाया था। इसका मैंने खुद डायग्राम बनाया था, फिर मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया था। एंड ग्रुप सेकंड में आपको मैंने बताया था कि जो आपका इंट्रॉन वाला पार्ट है वो आपका लाइगेट जब आपका बाहर निकलेगा तो वो लैरिएंट फॉर्म में निकलेगा। वो कैसी फॉर्म में निकलेगा, लैरिएंट फॉर्म में निकलेगा। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मैंने यहाँ पर बात की थी कि आपका ग्रुप फर्स्ट इंट्रॉन में आपको किस प्रकार से ग्रुप सेकंड इंट्रॉन आपका अलग होता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो जो हमारा आज का टॉपिक है, एंड गाइज अगर आप इसको अपने मन में सुन लोगे, अगर इसको देखो, कहने का मतलब ये है आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो आप पे कुछ नहीं आया। आपका पढ़ना फिर पूरा का पूरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी जगह पूछा जा चुका है। आपके CSIR के अलावा ICMR में ये पूछा जा चुका हूँ, आपके गेट में पूछा जा चुका है, इसी में से आपका जो है DVT में पूछा जा चुका है। एंड इवन जो PhD का एंट्रेंस देते हैं, चाहे IISc बेंगलोर हो, चाहे JNU हो, चाहे अदर कोई इंस्टीट्यूट हो जो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वहाँ पर भी यहाँ से पूछा जाता है। और गाइज यहाँ से स्पेसिफिकली 4 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन बन जाता है अगर आप इसको पूरा पढ़ लोगे तो।
ये आपका ऑलमोस्ट 3 क्लास लेगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट ये आपका ग्रुप थर्ड 3 क्लास लेगा एंड 3 क्लास में इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज की क्लास में आपको इस ग्रुप थर्ड इंट्रोन का 90% आ जाएगा, ठीक है ना, अगर आप ढंग से सुनोगे तो, लेकिन अगर इसे ढंग से नहीं सुनोगे तो नेक्स्ट भी आपके समझ में हो सकता है आए ना आए। इसलिए अगर लेक्चर ये आपको 2 से 3 बार भी देखना पड़े तो इस लेक्चर को 2 से 3 बार भी देख लेना, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब इच्छा आपकी है। तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं हम ग्रुप थर्ड इंट्रोन को कि ग्रुप थर्ड इंट्रोन है क्या। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमारा एक क्वेश्चन आता है कि हमें ग्रुप थर्ड इंट्रोन की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। जब हमारे पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 इंट्रोन है, तो हमें ग्रुप थर्ड इंट्रोन की ज़रूरत क्या पड़ गई, पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा कि हमें ज़रूरत पड़ी, चलो ये बात ठीक है, इसमें स्पेसिफिक क्या है, ग्रुप सेकंड ग्रुप फर्स्ट के अलावा इसमें और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो हमें सीखनी है। तो यहाँ पर देखो, बड़े ही आराम से देखो तसल्लीपूर्वक कि ग्रुप थर्ड इंट्रोन जो होता है, ग्रुप थर्ड इंट्रोन जो होता है वो आपके जितनी भी प्रोटीन कोडिंग जीन होते हैं, प्रोटीन कोडिंग आपकी कोई भी प्रोटीन होती है, ठीक है ना, न्यूक्लियर प्रोटीन हो सकती है उसमें। तो जितने भी आपका आरएनए किसी भी प्रोटीन को कोड करता है उस सब को प्री एमआरएनए से मैच्योर एमआरएनए में ले जाने के लिए आपको ग्रुप थर्ड इंट्रोन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आपको ग्रुप थर्ड इंट्रोन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ये स्पेसिफिकली एमआरएनए के लिए यूज करा जाता है, एमआरएनए के लिए स्पेसिफिकली यूज करा जाता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 कि अभी तक आपने जो इंट्रोन्स देखे, चाहे ग्रुप फर्स्ट हो या फिर ग्रुप सेकंड, वहाँ पर आपने देखा कि वहाँ पर किसी भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट यहाँ पर एक एटीपी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। एंड इस एटीपी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए आपको ग्रुप थर्ड इंट्रोन के लिए एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, आपको एक पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उस अरेंजमेंट करने के लिए आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एंड तीसरी बात ये कि यहाँ पर आपको होगा क्या कि आपको जो एंड होंगे, जो इंट्रोन के एंड होंगे, ठीक है ना। अब तक आपको पता लग गया होगा कि इंट्रोन जो है वो हमारा नॉन कोडिंग पार्ट है एंड जो आपका एक्सोन है वो कोडिंग वाला पार्ट होता है। इंट्रोन को हम बाहर निकालते हैं, एक्सोन को हम अंदर रखते हैं, ठीक है ना, एक्सोन को हम लाइगेट करते हैं। तो इंट्रोन के जो एंड होगा, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक डिफाइंड न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। क्या होते हैं स्पेसिफिक डिफाइंड न्यूक्लियोटाइड एंड कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपसे बताऊंगा। तो यहाँ पर जो आपको एंड मिलेंगे वे आपके डिफाइंड एंड होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कंसेंसस सीक्वेंस आपको मिलेगा, तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। एंड ये ही आपकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं जो इसको अलग बनाती है ग्रुप सेकंड से, नहीं तो ओवरऑल प्रोसेस सिमिलर होता है जैसे कि हमने ग्रुप सेकंड में पढ़ा है, ठीक है ना, सेम होता है। तो चलिए आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं और बड़े ही मज़े से और आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगा दो, उसी हिसाब से हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ग्रुप थर्ड इंट्रोन इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ इंट्रोन, यानी कि ग्रुप थर्ड इंट्रोन जो होता है वो इंट्रोन की सबसे लार्जेस्ट क्लास है, फाउंड इन द न्यूक्लियर प्रोटीन। और ये न्यूक्लियर प्रोटीन के लिए पाया जाता है जो कि प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रोटीन को कोड करते हैं, यानी कि प्री आरएनए से, या फिर जिसको हम प्री एमआरएनए बोलते हैं, प्री एमआरएनए से आपका मैच्योर एमआरएनए जो बनता है तो ग्रुप थर्ड इंट्रोन की ही स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो द इंट्रोन इन द न्यूक्लियर प्री एमआरएनए इज डिफाइंड बाय GU कंसेंसस एट द 5 प्राइम एंड AG एट द 3 प्राइम एंड कंसेंसस, ठीक है ना। इस लाइन का क्या मतलब है वो देखने की यहाँ पर कोशिश करो। तो देखो भाई साहब, ये यहाँ से लेकर के एंड इतना पोर्शन आपका इंट्रोन का है। किसका है? इंट्रोन का पोर्शन है,
ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एंड देख रहे होंगे, आपको बखूबी पता है कि अगर ये इंट्रॉन है तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका 5 प्राइम एंड होगा एंड ये आपका 3 प्राइम एंड होगा। तो यहाँ पर जो इंट्रॉन होता है उसके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो एंड के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये डिफाइन होते हैं, ये आपके डिफाइन होते हैं। यहाँ पर आपका GU यानी कि 5 प्राइम पे आपका GU एंड 3 प्राइम पे आपका AG पाया जाएगा, ठीक है ना। आपका या तो GU AG पाया जाएगा या फिर हम एक और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो एक और आपको डिफाइंड न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा जिसको हम AU एंड बीच में ये आपका इंट्रॉन वाला पार्ट एंड यहाँ पर आपको AC, ठीक है ना। यहाँ पर आपको AC, ये आपका 5 प्राइम एंड ये दूसरा वाला आपका 3 प्राइम, ठीक है ना, ये आपका 3 प्राइम। तो आपके बट मोस्टली क्या होता है कि जो आपके mRNA होते हैं मोस्टली इवन आपके कम से कम 80-85% जो भी जितनी भी प्रोटीन बनती है उस सब में ये पाया जाता है, यानी कि ये मैक्सिमम आपके ये ही न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, ठीक है ना। बहुत कमी से ही आपको AU AC न्यूक्लियोटाइड मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें डाई न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है जो कि डिफाइन है, ठीक है ना, यानी कि ये जो GU AG है इनको हम डाई न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे एंड ये इंट्रॉन पे प्रेजेंट होते हैं 5 प्राइम एंड पे एंड 3 प्राइम एंड पे, जो कि पहले से ही डिफाइन है, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें एक फ़ायदा लग गया, कि हम जब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इंट्रॉन करा रहे थे वहाँ पर हमारी जो लोकेशन थी इंट्रॉन की वो एक्चुअल में कोई डिफाइन नहीं थी, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड नहीं था जो बड़ी फ्रिक्वेंटली आ रहा था आपका। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर आपका GU AG यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। हमें पता है कि भाई इंट्रॉन है, इंट्रॉन को हमें यहाँ से कट लगाना है। अब हमारे लिए कट लगाना ईजी है, ठीक है ना, अब हमारे लिए कट लगाना ईजी है। तो अब जब आप कहोगे कि सर जब ईजी है तो यहाँ पर ATP की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये तो अब ईजी हो गया ना, यहाँ पर ATP की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो वो बात मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। किसी कोई प्रॉब्लम, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब और समझो इसको, ठीक है ना, और समझो, अच्छे से समझो। देखो भाई साहब, ये आपका प्री mRNA है, ये क्या आपका, ये आपका प्री mRNA है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक्सॉन एंड इसको एक्सॉन 2, इसको एक्सॉन 1 एंड इसको एक्सॉन 2 बताया है। एंड ये आपका जो है इंट्रॉन वाला पार्ट है इतना, ठीक है ना, इंट्रॉन वाला पार्ट है। तो जैसे हमने ग्रुप 2 में देखा था, कि वहाँ पर क्या था, जो आपका 3 प्राइम एंड था उसके ही पास में एक आपका न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा था जिसको हमने एडेनिन बोला था, या फिर इसको हम ब्रांच पॉइंट एडेनिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसको हम ब्रांच पॉइंट एडेनिन के नाम से भी जानते हैं। पिछली क्लास आई होप आपको याद आ रही हो। तो यहाँ पर क्या होता है, इस ब्रांच पॉइंट एडेनिन के पास एक स्पेसिफिक क्या होता है कि यहाँ पर 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जो कि जाकर के फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाता है, इसमें भी सेम होना है कि ये एडेनिन जो है यही आपका फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवाएगा। देखो प्रोसेस सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वही आपको समझना है, नहीं तो फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन, सेकंड ट्रांसएस्टरिफिकेशन सब कुछ सिमिलर है, जैसे कि हमने ग्रुप 2 के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। मगर आपने देखा होगा कि ग्रुप 2 में जो ब्रांच पॉइंट एडेनिन था ये आपके अपस्ट्रीम था 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड एट द 3 प्राइम एंड, ठीक है ना, एट द 3 प्राइम एंड पर, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या है कि जो ये ब्रांच पॉइंट है ये अपस्ट्रीम है 80 to 40 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, वो भी 3 प्राइम स्प्लाइस साइड, ठीक है। दोस्तों आज मेरा गला ख़राब हो गया है ज़्यादा ही, ठीक है। तो गले में ना बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम हो गया भाई, मेरे को स्टार्ट हो गया, एक बीमारी छूटती नहीं दूसरी आ जाती है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों का प्यार है ये, क्योंकि मुझे पता है मैं ये काम
आप मुझे अच्छा ही, आप तो खैर खैर दुआ दे रहे होंगे, बट जाने कितने हैं जो मुझे गालियाँ दे रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये काम मैं बस कर रहा हूँ, मैं मेरी तो खुशी है, लेकिन उनके लिए खुशी नहीं होगी जो इससे रोज़गार कमा रहे हैं, ठीक है ना। बट ये मैंने सोचा था कि मुझे ये फ्री में ये काम करना है तो करना है, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, उनकी गालियाँ लग रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10 का नुकसान हो रहा है तो इससे 1000 लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप। तो चलिए आइए अपने बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो, ये आपको मैंने बताया कि आपका सेम होना है जैसे कि आपने ग्रुप सेकंड में पढ़ा था। फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन सेम, यहाँ पर जो आपका सेकंड ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन रहेगी वो सेम होने वाला है, ठीक है ना। आपका तो बदलाव कहाँ पर होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। देखो थोड़ा लिखा हुआ स्टेटमेंट देख लो कि इन एडिशन टू द कंसिस्टेंट सीक्वेंस एट 5' एंड 3' एंड एक कंजर्व एडेनिन रेसिड्यू विद इन द इंट्रॉन, यानी कि ये इंट्रॉन के बीच में है, ठीक है ना, कॉल्ड ब्रांच पॉइंट, इसको ब्रांच पॉइंट बोला जाता है। ऑल्सो एसेंशियल टू प्री mRNA इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, और इसी से हम जो है हम इससे क्या करवाते हैं, प्री mRNA टू mRNA बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि स्प्लाइसिंग के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट होता है, इतनी बात आपको नहीं भूलनी, ठीक है ना। तो चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपकी समझ में ये सारी बातें आ गई होगी, ठीक है ना। तो आइए इस पॉइंट को और पढ़ लेते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो, ग्रुप थर्ड इंट्रॉन आर नॉट एबल टू स्प्लाइस, यानी कि क्या कह दिया है इसने कि ग्रुप थर्ड इंट्रॉन जो होता है वो आपका जो है उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो सेल्फ स्प्लाइस कर ले, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा, चलो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो एडेनिन है इसको फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा फोल्ड होना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि ये है ना, ये मान लो बीच में हमारा एडेनिन है, तो इसको थोड़ा सा फोल्ड होना पड़ता है इस प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन आपका जो mRNA होता है, जो प्री mRNA होता है, यहाँ पर ये विदाउट एक मतलब आपकी एक पूरी की पूरी यूनिट होती है, उस यूनिट के बिना, जिसको हम स्प्लाइसोसोम्स बोल देते हैं, आगे बताऊंगा मैं, उस यूनिट के बिना ये फोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि अगर अकेला एडेनिन रहेगा तो ये फोल्ड नहीं हो सकता, प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमको एक स्प्लाइसोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अदर प्रोटीन और आरएनए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, उस यूनिट को स्प्लाइसोसोम्स बोल देते हैं, एंड उसमें हमारे SNRNA एंड प्रोटीन आती है, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ग्रुप थर्ड इंट्रॉन आर नॉट एबल टू स्प्लाइस इटसेल्फ बिकॉज दे डू नॉट देमसेल्फ फोल्ड इनटू कंजर्व सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि वे खुद से फोल्ड नहीं हो सकता, जो एडेनिन पॉइंट है, जो ब्रांच पॉइंट है, वो खुद से फोल्ड नहीं हो सकता। द स्प्लाइसिंग ऑफ दीज प्री mRNA इंट्रॉन इज कैरिड आउट बाई ए लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड स्प्लाइसोसोम्स, यानी कि फिर उसको एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी बनी होती है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की, जिसको हम स्प्लाइसोसोम्स बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्प्लाइसोसोम्स हम बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो स्प्लाइसोसोम्स होता है, अब ये भी आपकी दो चीज़ से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है ना, दो चीज़ से मिलकर के बनी हुई होती है। एक होता है इसमें SNRNA, ठीक है ना, एक होता है इसमें SNRNA, एक आपका इसमें SNRNA होता है, एंड सेकंड इसमें होती है आपकी प्रोटीन, ये प्रोटीन आपकी काफ़ी टाइप की होती है। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन के नाम याद नहीं करने, आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि जो आपका स्प्लाइसोसोम्स है वो दो चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, एक आपका SNRNA एंड दूसरा आपका प्रोटीन,
ठीक है ना, दूसरा है आपका प्रोटीन। ये दोनों मिलकर के आपके स्प्लाइसोसोम्स बनाते हैं। इसलिए इसमें आरएनए एंड प्रोटीन होने की वजह से इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ध्यान से सुनो, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो यूज हुआ है जिसमें आरएनए के लिए, प्रोटीन इसमें हुआ है प्रोटीन के लिए, एंड ये फंक्शन परफॉर्म करेगा न्यूक्लियस में, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियो का यूज हुआ है। इसलिए इसे टोटल मिलाकर कहा गया है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपको नहीं भूलनी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि आपका स्प्लाइसोसोम्स एक्चुअल में है क्या। स्प्लाइसोसोम्स आपका क्या होता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, आरएनए होने वाला है, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन आपकी होने वाली है। अगर आरएनए की बात करूँ तो आरएनए भी कौन सा, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन। आरएनए भी कौन सा, एसएनआरएनए। ये एसएनआरएनए क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए इसकी फुल फॉर्म होती है, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। इसको मैंने आपको पीछे बताया है कि ये आपका पीछे मतलब पीछे वाली क्लासों में बताया है कि ये आपका काफ़ी प्रकार का हो सकता है, जैसे U1, U2, U3, U4, U6। हम अभी आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्प्लाइसोसोम्स के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इसको कि स्प्लाइसोसोम इज ए लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल इंडिविजुअल स्मॉल राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। यानी कि यहाँ पर SNRNP पाया जाएगा एंड SNRP जो आपका यहाँ पर देखो यहाँ पर SNRNP का मतलब क्या है, यहाँ पर अब आपको SNRNP का मतलब समझना पड़ेगा। तो देखो SN का मतलब है SNRNA, ठीक है ना, SNRNA प्लस प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर देखो क्या हुआ है वो देखने की कोशिश करो कि SNRN ये आपका यहाँ से लिया गया है एंड P लिया गया है आपका प्रोटीन से, इसलिए इसको टोटल मिला करके बोल दिया गया है SNRNP, ठीक है ना, जिसको हम स्नर्प्स भी बोल देते हैं। एंड मैनी मोर एडिशनल प्रोटीन, और इसके साथ साथ क्या यहाँ पर केवल एक प्रोटीन नहीं होती, काफ़ी सारी प्रोटीन होती है, ठीक है ना। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटीन इतना जानने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, ठीक है ना। कोई नहीं बताता ये प्रोटीन के कौन सी प्रोटीन होती है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाँ प्रोटीन का यूज होता है, दैट्स ऑल। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो कि SNRNP, ये जो आपका SNRNP है, ठीक है ना, RNA प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये आपका RNA एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। RNA में भी कौन सा, SNRNA, ठीक है ना, SNRNA होता है। ईच SNRNP कंटेन ए RNA मोलिक्यूल कॉल्ड स्मॉल न्यूक्लियर, यानी कि SNRNA एंड सेवरल प्रोटीन। एक SNRNA के साथ आपकी सेवरल यहाँ पर प्रोटीन्स पाई जाती है, इसलिए ये लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, इसलिए ये लार्ज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है आपका, ठीक है ना। SNRNA आर यूजली 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, यानी कि जो आपके SNRNA होते हैं इनकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो यहाँ पर आपको 100 to 300 न्यूक्लियोटाइड ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एंड गाइज मैंने ये आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि चलो मैं आपको अभी और आगे भी बताऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो कि जो आपका SNRNP होता है हैव 3 रोल इन स्प्लाइसिंग। जो यहाँ पर SNRNP होता है इसके 3 रोल होते हैं एंड ये तीनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्टेटमेंट में ये पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है कि दे रिकॉग्नाइज 5 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट एट द ब्रांच साइट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 चीज़ को पहचानते हैं ये, एक तो 5 प्राइम स्प्लाइस साइट को एंड दूसरा ब्रांच साइट को, वो भी किसकी, इंट्रॉन की। मान लो ये आपका इंट्रॉन है, ये आपका इंट्रॉन है, बीच में यहाँ पर आपका एडेनिन पाया जा रहा है जो कि ब्रांच पॉइंट है, ये आपका 5 प्राइम है एंड ये आपका 3 प्राइम है, ठीक है ना। तब जो ये SNRNP है ये किसको आइडेंटिफाई करेगी, एक तो 5 प्राइम को आइडेंटिफाई करेगी एंड दूसरा ये आपका जो एडेनिन है उसको आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन करेगी।
इसके बाद द ब्रिज 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्प्लाइसिंग साइट आर रिक्वायर्ड, यानी कि एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस प्रकार से आपका एक ब्रिज फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, एक ब्रिज फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम एंड आपका एडेनिन के बीच में। इसके बाद दे हेल्प टू कैटेलाइज द आरएनए क्लीव एंड रीजॉइनिंग रिएक्शन, और ये क्या करवाते हैं, एक तो क्लीव करवाने में हेल्पफुल होते हैं एंड दूसरा आपका रीजॉइनिंग में भी यूजफुल होते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखो अब यहाँ पर एक SNRNP ये होगा, दूसरा SNRNP ये होगा, तीसरा ये होगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पर काफ़ी सारे SNRNP का यूज होने वाला है, क्योंकि एक काम पकड़ने का करेगा, दूसरा काम पास लाने का काम करेगा, तीसरा कैटालाइटिक का काम करेगा। कैटालाइटिक मतलब जो कि आपका फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवा सके, ठीक है ना, और चौथा देखभाल करने के लिए भी चाहिए, पांचवा एक आधा एक्स्ट्रा रख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके काफ़ी सारे SNRNP यहाँ पर रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो द स्प्लाइसोसोम इज कंपोज ऑफ 5 SNRNA, ठीक है ना, यहाँ पर आपको 5 SNRNA की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, यहाँ पर 5 SNRNA की ज़रूरत पड़ेगी। U1, U2, U3, U4, U5 एंड U6। यहाँ पर U3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर U3 नहीं है। और ये जो आपका U1 है इसके साथ भी प्रोटीन जुड़ी होगी अलग से, ये जो U2 है इसके साथ भी प्रोटीन, U4 है इसके साथ भी प्रोटीन, U5 उसके साथ भी प्रोटीन, U6 है उसके साथ भी प्रोटीन आपको जुड़ी हुई मिलेगी। एंड ईच SNRNP परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शन, और हर एक SNRNP का अपना एक अलग से फंक्शन होता है। देखो जब तक ये सिंगल है तब तक इनको U1 U2 कहा गया, एंड जैसे ही इनके साथ प्रोटीन का एडिशन हो जाएगा तब हम इनको SNRNP बोलेंगे, ठीक है ना, तब हम इनको SNRNP बोलेंगे। इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो आई होप अब आपकी समझ में आया होगा कि स्प्लाइसोसोम्स क्या है, कि स्प्लाइसोसोम्स में दो चीज़ होती है, स्प्लाइसोसोम्स में दो चीज़ होती हैं, एक होती है आपकी SNRNA एंड दूसरी होती है आपकी प्रोटीन। ये दोनों ही मिलकर के स्प्लाइसोसोम्स बनाती हैं। SNRNA में आपका जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा इस स्प्लाइसोसोम्स के लिए, यहाँ पर आपको केवल और केवल 5 प्रकार के SNRNA को ही देखना है, U1, U2, U4, U5 एंड U6। अब आप कहोगे कि सर U3 आपने कहाँ पर गायब कर दिया, U3 किस चीज़ में काम आता है? तो U3 rRNA की स्प्लाइसिंग करने के लिए काम में आता है, ठीक है ना। rRNA की जब हम स्प्लाइसिंग करते हैं U3 का यूज वहाँ पर होता है। तो आई होप गाइज ये सारा का सारा लिखा हुआ आपको पता चला होगा कि इसका मतलब क्या है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ एंड देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हर एक SNRNP का अलग अलग फंक्शन होता है। तो अब इनके फंक्शन जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और गाइज ये फंक्शन आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर U1 का काम क्या होता है कि रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू 5 प्राइम साइड, यानी कि अगर मैं ये इंट्रॉन बना दूँ, इंट्रॉन का ये 5 प्राइम साइड एंड ये आपका जो है 3 प्राइम साइड बना दूँ, तो यहाँ पर कौन आएगा, U1 आएगा, ठीक है ना, यानी कि U1 आकर के बाइंड होगा इस 5 प्राइम साइड पे। U2 का काम क्या होगा कि रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू ब्रांच पॉइंट। देखो यहाँ पर किसको पकड़ रहा है, ये आपके ब्रांच पॉइंट को पकड़ रहा है, एंड पार्ट ऑफ कैटालाइटिक सेंटर, एंड कैटालाइटिक की तरह काम करता है, यानी कि उत्प्रेरक की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहीं पर कहीं पर आपका एडेनिन बना दूं तो देखो अब यहाँ पर कौन होगा, ये होगा आपका U2, ये कौन होगा, ये होगा आपका U2। इसके बाद थर्ड देखो कि आपका U4 क्या होता है, कि U4 क्या करेगा, ये मास्क द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ U6। अभी U6 नहीं आया तो इसको अब हम अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको रहने देते हैं। U5 का काम क्या होता है कि U5 ब्रिंग्स टू इंट्रॉन एंड टूगेदर, यानी कि ये क्या काम करता है, ये एक्चुअल में इस 5 प्राइम एंड ब्रांचिंग पॉइंट, 5 प्राइम एंड ब्रांचिंग पॉइंट को पास में लाने का काम करता है, ठीक है ना, यानी कि इसकी वजह से ये पॉइंट आपके जो है वो पास आ जाएंगे 5 प्राइम एंड आपका जो ब्रांच पॉइंट है वो वाले।
ठीक है। इसके बाद U6 का काम क्या होता है, स्पेसिफिकली U6 का काम आपको याद रखना है, वाइंड टू 5 प्राइम स्प्लाइस साइट एंड फॉर्म कैटालाइटिक सेंटर ऑफ स्प्लाइसोसोम्स अलोंग विद U2। यानी कि ये 6 जो होता है, ये 6 इम्पोर्टेंट आपकी जो है रिएक्शन करवाता है, यानी कि कैटालाइटिक आपका जो है फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड ये आपका मैं आपको आगे बताऊंगा कि U6 कब जुड़ता है, ठीक है ना। U6 भी आपका यहीं पर जुड़ेगा एंड U6 जुड़ने के बाद ये कैटालाइटिक आपकी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा U2 के साथ मिलकर, U2 के साथ मिलकर के ये कैटालाइटिक आप अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फंक्शन आपको याद होने चाहिए। U4 क्या कर रहा है, U4 ये जो आपका U6 है, इसकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर रहा है, उसको मास्क कर रहा है, यानी कि उसको छिपा करके रख रहा है, ठीक है। तो आपको ये जितने भी यहाँ पर मैंने SNRNP लिखवाए हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। फिर हम कुछ और इन SNRNP की ही अब कुछ और आपके जो है कैरेक्टर देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि फर्स्ट है कि कैटालाइटिक सेंटर ऑफ स्प्लाइसोसोम्स कंपोज्ड ऑफ U6 एंड U2। मैंने अभी भी पीछे बताया आपको कि यहाँ पर कैटालाइटिक जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कौन परफॉर्म करेंगे, U6 परफॉर्म करेगा एंड U2 परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। कैटालाइटिक सेंटर ये है एक एंड कैटालाइटिक सेंटर आपका U6 है, ठीक है। इसके बाद U1, U2, U4, U5 आर ट्रांसक्राइब बाई RNA पॉलीमरेज सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट कि U1, U2, U4, U5 ये ट्रांसक्राइब होते हैं RNA पॉलीमरेज सेकेंड से। देन U6 इज ट्रांसक्राइब बाई RNA पॉलीमरेज थर्ड। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये वाले पॉइंट, ठीक है ना। तो आई होप 2 पॉइंट आपको याद आ रहे होंगे पिछले। इसके बाद देखो U6 SNRNP कंपोज्ड ऑफ 1 RNA मॉलिक्यूल एंड एट लीस्ट 7 प्रोटीन। जो आपका U6 होता है, जो मेन कैटालिटिक होता है, यहाँ पर आपके कम से कम एक U6 SNRNA पाया जाता है एंड आपकी 7 से ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, कम से कम, ठीक है ना। U6 इज केमिकली मॉडिफाइड बाई SNO यानी कि स्नो RNA बिफोर इट्स फाइनल असेंबली इनटू U6 SNRNP। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइज, इस स्टेटमेंट को याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि U6 कैटालिटिक में यानी कि रिएक्शन में जाने से पहले वो आपका मॉडिफाई करा जाता है SNO के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि स्मॉल न्यूक्लियोलर प्रोटीन, ये आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर है, ठीक है ना। यानी कि SN का मतलब क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर, एंड ये होता है आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर। आपको पता होगा कि ये आपकी एक सेल है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस पाया जाता है एंड इस न्यूक्लियस में ही एक न्यूक्लियोलस पार्ट पाया जाता है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियोलस पार्ट पाया जाता है। तो SN का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर एंड SNO का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियोलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर SNO RNA इस U6 को मॉडिफाई करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट U3 SNRNP इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ rRNA। यानी कि जब हम rRNA की स्प्लाइसिंग करते हैं तब हमारा U3 का इन्वॉल्वमेंट आता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए गाइज। तो अब मैं इसको अब आपको जितनी भी बेसिक बात थी वो सारी की सारी पता चल गई है। अब मैं इसका प्रोसेस आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। बड़े ही ध्यान से और तसल्लीपूर्वक होकर के सुनना, क्योंकि मैं अब डायग्राम बना करके हैंड टू हैंड चलने वाला हूँ, ठीक है ना। मान लो क्या था कि आपका ये पोर्शन किसी भी जीन का है, ठीक है ना, किसी भी जीन का है। अब मैं यहाँ पर बीच में ही एक इंट्रॉन वाला पार्ट बना रहा हूँ। ये मान लो इतना आपका इंट्रॉन का पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका किसका पार्ट है, ये आपका इंट्रॉन का पार्ट है। एंड आपके ये साइड जो है ये एक्सॉन की है एंड ये साइड भी एक्सॉन की है। इतने में किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर और क्या है कि ये जो इंट्रॉन वाला पार्ट है, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट है, इसके पास है GU एंड इधर वाले के पास है आपका GA, ठीक है ना, GU एंड GA। ये पार्ट आपको जो है देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। GU एंड AG, सॉरी ये आपका GUAG था, ठीक है ना, GUAG, एक सेकंड रुको गाइज, मैं इसको थोड़ा सा ना AG, ये मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये था आपका
AG, ठीक है ना, ये था आपका AG। तो अब इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ब्रांच पॉइंट और पाया जाएगा इस इंट्रोन में ही, जिसको हम एडेनिन ब्रांच पॉइंट बोल देते हैं। तो ये पार्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, ये आपका इंट्रोन का पार्ट हो चुका है पूरा का पूरा। ये आपका इंट्रोन का पार्ट हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये आपका प्री mRNA है, ये आपका क्या है, ये आपका प्री mRNA है। अब जब ये प्री mRNA है तो हमें क्या करना है, हमको इसको मैच्योर RNA में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्प्लाइसिंग में फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पर U1 आएगा दौड़ा दौड़ा, यहाँ पर क्या आएगा, U1 दौड़ा दौड़ा आएगा। अब U1 दौड़ा दौड़ा आएगा एंड U1 आपका ये मेंटोन की 5' साइड एंड ये आपकी 3' स्प्लाइस साइड है, ठीक है ना। U1 दौड़ा दौड़ा आएगा एंड U1 दौड़ा दौड़ा जब आएगा तो ये क्या करेगा, ये आपका जो ये 5' स्प्लाइसिंग साइट है, ये जो 5' है ये 3' है, ये आपका GU था, ये आपका GU था, ये आपका AG था, ठीक है ना, ये आपका AG था। इतना पार्ट ये आपका इंट्रोन का था। मैं अभी एक ही मार्कर लेकर के चल रहा हूँ। तो ये जो U1 आया है, U1 को रिक्वायरमेंट होगी ATP की, U1 को रिक्वायरमेंट होगी ATP की। ATP का यूज करके, यानी कि ATP को हाइड्रोलाइसिस करके ये GU वाले पार्ट से जुड़ जाएगा। ये GU आपके जो आपका 5' वाला पार्ट है उससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ आपका, ये आपका इस जगह पर जुड़ गया है U1, इस जगह पर कौन जुड़ गया है, U1 जुड़ गया है। एंड ATP की जब हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये ADP ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ADP प्लस PI में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि मान लो ये आपका 5' साइट है, ये आपकी 5' है, ये आपकी 3' है। इंट्रोन वाला पार्ट, अब मैं देखो इसको ही ऐसे बना रहा हूँ, खाली समझ जाना कि इसके अंदर का ये इंट्रोन वाला पार्ट है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारा आकर के कौन ज्वाइन हो गया है, हमारा ऑलरेडी आकर के ज्वाइन हो गया है U1, ठीक है ना। एंड यहाँ पर एक ब्रांच पॉइंट था ये वाला, ये आपका ब्रांच पॉइंट था, ये आपका ब्रांच पॉइंट था। तो अब दूसरे नंबर पे यहाँ आएगा आपका U2, दूसरे नंबर पे आएगा U2 एंड इसको भी रिक्वायरमेंट होगी ATP की, इसको भी रिक्वायरमेंट होगी ATP हाइड्रोलाइसिस की। ये ATP देखो किताब का बना हुआ है, आगे वो मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल आपको अपना बनाया हुआ दिखा रहा हूँ। उसको भी समझाऊंगा, इसको भी समझो, ठीक है ना, बोर नहीं होना बिल्कुल भी, इसको भी समझना है आपको। तो ये U2 आएगा एंड U2 ये इस ब्रांच पॉइंट से आकर के ज्वाइन हो जाएगा। ये U2 जो आएगा ये आपका इस पॉइंट से, यानी कि ब्रांच पॉइंट से आकर के ज्वाइन हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखने की कोशिश करो। तो मैं यहाँ पर आगे बना रहा हूँ आपके लिए नेक्स्ट स्टेप। मान लो ये आपका कोई जीन था, ठीक है ना, ये आपका कोई जीन था, मैं अब इसको पूरा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं इंट्रोन यहाँ से बनाऊँ, यानी कि GUAG, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के आपका कौन अटैच है, यहाँ पर आकर के आपका ऑलरेडी अटैच है U1, ठीक है ना, U1 ये आपका कौन सा है, एडेनिन, यानी कि ब्रांच पॉइंट है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आकर के आपका कौन अटैच है ऑलरेडी, U2 आकर के यहाँ पर आपका अटैच है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपका U4 प्लस U6 एक तो आएगा, ये दो आपके SNRNP, ठीक है ना। एंड ये क्योंकि इनको मैंने साथ साथ क्यों लिखा है, प्लस में क्यों लिखा है, क्योंकि U6 हमेशा U4 के साथ में पाया जाता है। इसलिए क्योंकि ये U4 जो होता है, इस U6 की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको सप्रेस करने का काम करता है हमेशा, ठीक है ना, हमेशा। एंड U6 का मॉडिफिकेशन भी होता है, उसमें U4 इम्पोर्टेंट हेल्प करता है, इसलिए ये दोनों साथ होते हैं। तो अब आपका U4 प्लस U6
एंड आपका U5 आएगा, एंड आपका U5 आएगा निकल के। एंड इसको भी लगाने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि ATP हाइड्रोलाइसिस होगा एंड वो ब्रेक डाउन होगा आपका ADP प्लस PI, ADP प्लस PI में ये आपका ब्रेक डाउन होगा। यानी कि अब आपको किस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी तो वो देखने की कोशिश करो, ठीक है ना, वो देखने की कोशिश करो। यहाँ पर ये आपका GU वाला पार्ट था, GU वाला पार्ट था, ये आपका AG वाला पार्ट था, एंड यहाँ पर आपका ब्रांच पॉइंट था, यहाँ पर आपका ब्रांच पॉइंट था। देखो अभी हमने AG के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, अभी हम केवल GU वाले पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, केवल किसको लेकर के चल रहे हैं, GU वाले पार्ट को लेकर के चल रहे हैं, एंड एडेनिन वाले पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। G1 पे क्या था हमारा, U1 था, ठीक है ना, GU वाले पार्ट पे क्या था हमारा आपका U1 था, एंड एडेनिन वाले पार्ट पर हमारा क्या था, U2 था। अब यहाँ पर U4 एंड U6 आएंगे, U4 एंड U6 आएंगे, दो चीज़ आनी है एक साथ, यानी कि ये बड़ी होंगी, तो ये कुछ इस प्रकार से आकर के आपस में यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से आकर के लग जाएंगे। एंड इसके साथ आपका U5 भी आएगा, इसके साथ आपका U5 भी आएगा, तो वो U5 जो रहेगा वो इस प्रकार से आकर के लगेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से U5 आकर के लगेगा। यानी कि ये है आपका U5 एंड जो आपका नीचे वाला था ये था आपका U4 एंड U6। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में गाइज यहाँ से इसमें से आपका जो है U1 एंड U4 का रिमूवल होगा, ठीक है ना, रिमूवल क्यों होगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो भाई साहब, U4 जब तक रहेगा तब तक U6 अपना काम नहीं कर सकता, U6 अपना काम नहीं करेगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी कुछ होगी नहीं, तो अब यहाँ से जब आपका U4 एंड U1 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो अब आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम मिलेगा। मैं इसको आगे बना देता हूँ तो समझो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैं वही मार्कर ले लेता हूँ जो मैंने पहले लिए थे। आपका जो है एक यहाँ पर जीन है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका जीन है, यहाँ पर इसके बीच में आपका कोई भी इंट्रॉन पाया जा रहा है। मान लो ये इंट्रॉन है आपका, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये आपका इंट्रॉन वाला पार्ट था, ठीक है ना। ये आपका GU वाला पार्ट है, एंड ये आपका AG वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका AG वाला पार्ट है, एंड यहाँ पर आपका एडेनिन वाला पार्ट है। तो पीछे देखो, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, U4 को निकालना है एंड U1 को निकालना है। जैसे ही हम U1 एंड U4 को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है ना, वैसे ही हमें कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि GU के साथ में, इस GU के साथ में अब कौन आ जाएगा, U6 आ जाएगा इस पर, ठीक है ना। अब इस पर U6 ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। एंड A2 आपका जो ब्रांचिंग पॉइंट एडेनिन था, यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, U2 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर U2 जुड़ा हुआ है। एंड जो आपका U5 है, U5 अब आपके यहाँ पर बीच में पाया जाएगा एंड इसको फोल्ड करने की कोशिश करेगा, तो देखो अब एक तरफ से U5 का काम क्या था, फोल्ड करने का, तो U5 फोल्ड करेगा, ठीक है ना, U5 फोल्ड करेगा एंड U6 अब फ्री हो चुका है, तो ये अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, ठीक है ना, अपने कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये आराम से फोल्ड हो जाएगा एंड फोल्ड होने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, एडेनिन के ऊपर जो सेकंड प्राइम OH ग्रुप है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस GU के साथ में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है ना। यानी कि अब जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब आपको पता है क्योंकि हम पीछे से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आपका सेम होने वाला है जैसे आपका पीछे ग्रुप सेकंड में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आपकी फर्स्ट ट्रांसएस्टिफिकेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर,
ठीक है ना। बट इस जब आपकी फर्स्ट ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या होता है वो भी देखो। यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पर अब ये जो एक्सोन वाला पार्ट है इतना ये आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बाहर निकल जाएगा। एंड आपका ये बचा हुआ पार्ट, ये आपका GU है, बीच में आपका एडेनिन पाया जा रहा है एंड ये आपका AG है, ठीक है ना, ये आपका AG है। एंड मैं इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देता हूँ, ठीक है ना, ये आपका थोड़ा सा और लंबा खींच दिया मैंने। ये आपका जो है वो एक्सोन है सेकंड, ठीक है ना, यानी कि ये एक्सोन सेकंड है, ये एक्सोन फर्स्ट था, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रांसस्टिफिकेशन रिएक्शन हो चुकी है हमारी और इसके साथ ये ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं हमारे, इसके साथ U6 भी लगा हुआ है, इसके साथ आपका जो है वो A5 भी लगा, आपके यहाँ पर U2 भी लगा हुआ है। एंड यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर रखने का जो काम कर रहा था U5 वो भी लगा हुआ है अभी भी, ठीक है ना। बट ये जो आपका एक्सोन का ये इधर वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो 3' OH है वो फ्री हो जाएगा, 3' OH फ्री हो जाएगा। एंड जैसे ही ये OH फ्री होगा तो ये अब जा कर के जो इसका 3' एंड है इंट्रोन का, ठीक है ना, मान लो ये आपका 5' एंड था तो ये जो 3' एंड है यहाँ पर जा कर के अटैक करेगा, ये, ठीक है ना, जो 3' OH है। तो आपको ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट मिलेगा तो रिजल्ट को अब आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको एक्सोन मिल जाएगा, ये वाला एक्सोन अब अलग हो जाएगा। एंड जैसे ही ये एक्सोन अलग होगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ये आपका एक्सोन 1 एंड ये आपका एक्सोन 2, ये दोनों आपस में लाइगेट हो जाएंगे। एंड ये जो पार्ट है, ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है इतना, ये जो पार्ट है आपका इतना इंट्रोन का, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेम होने वाला है कि ये वाला जो इसकी साइड है, ये वाली जो इसकी साइड है ये जा कर के फोल्ड हो गई है आपकी 2' OH के साथ, 2' OH के साथ ये फोल्ड हो गई है। यानी कि अब रिएक्शन आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है ना, तो वो देखने की आप कोशिश करोगे, यानी कि इस प्रकार से आपको देखने की कोशिश करोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। ये यहाँ पर एडेनिन है यानी कि ब्रांच पॉइंट है, यहाँ पर ये AG है आपका, ये आपका AG है एंड ये आपका GU है एंड ये आपका GU है एंड ये टोटल पार्ट आपका एक्सोन है, इंट्रोन है, ठीक है ना, ये टोटल पार्ट आपका क्या है, तो वो आपका इंट्रोन है, ठीक है ना, ये आपका इंट्रोन है। और ये जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, ये लैरिएंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैरिएंट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लैरिएंट, ठीक है ना। तो इतनी बात आई होप गाइज आपको पता चली होगी। इसके बाद इसका डिग्रेडेशन ही होता है, तो इस पर U6 U5 U2 जो लगे हुए होते हैं उनका भी डिग्रेडेशन होता है। तो अब कभी आप ये क्वेश्चन करो कि सर ये जो हमारे लगे हुए थे U5 U2 उनका क्या होता है, तो इस सब का डिग्रेडेशन आपका होता है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट देखो, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैंने गूगल से उठाया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अगर किसी का है तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेम था कि स्टार्टिंग में क्या था, आपका कोई भी एक जीन था, ठीक है ना, ये एक्सोन फर्स्ट, ये एक्सोन सेकंड, बीच में आपका इंट्रोन है। यहाँ पर U1 आएगा, U1 क्या करेगा, ATP लेगा एंड ATP को हाइड्रोलाइसिस करके ये GU वाले पार्ट से जुड़ जाएगा, यानी कि जो 5' वाला एंड है इससे ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इससे ये आपका जुड़ जाएगा। एंड जुड़ने के बाद अब क्या होगा, U2 आएगा, U2 क्या करेगा, U2 भी ATP को लेगा, ATP के हाइड्रोलाइसिस करेगा एंड ये ब्रांच पॉइंट एडेनिन से जुड़ जाएगा, ये जो आपको ब्रांच पॉइंट दिख रहा है ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा कि आपके U4 एंड U6 आएगा, इसके बाद आपका U5 भी आएगा,
ठीक है ना। ये तीनों आपस में आपके देखो ट्राई SN-RNP बनाएंगे, ठीक है ना। ट्राई राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना। अगर बोलना चाहो तो इसको ट्राई राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोल सकते हो। ये आपस में आएंगे, आने के बाद ये कॉन्जुगेट हो गए G1 एंड A5 से। U5 का काम होता है फोल्डिंग कराने का, तो ये फोल्डिंग कराएगा एंड जैसे ही फोल्डिंग कराएगा ये, अब सेकंड रिएक्शन आपको भी पता है क्या होने वाली है कि तो देखो सेकंड रिएक्शन आपकी होगी कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन होगा, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन होगा। यानी कि यहाँ पर जो ये आपका Ag वाला पार्ट है, ये जो Ag वाला पार्ट है इसके पास सेकंड प्राइम OH है, सेकंड प्राइम OH है, लेकिन अभी भी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पर कि ये इनएक्टिव है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि यहाँ पर U4 एंड U6 अभी भी है, यानी कि U4 ने सप्रेस करके रख रखा है U6 की एक्टिविटी को। देखो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जब तक आपका U4 नहीं निकलेगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ये UP नहीं, इसको U4 कर लेना, ठीक है ना, इसको U4 कर लेना, ये आपका U4 है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये आपका यहाँ से रिमूव होगा U1 एंड U4, जैसे ही ये आपका रिमूव होगा U6 एक्टिव हो जाएगा एंड U2 हेल्प करेगा, U2 आल्सो हेल्प करेगा। एंड ये जो आपका Ag वाला पार्ट है, ये जो आपका Ag वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास 2 प्राइम OH है, इसके पास क्या है, इसके पास 2 प्राइम OH है, जो कि डायरेक्ट जा करके फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करेगा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका जैसे ही फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुई है, सॉरी इस एडेनिन के पास, Ag के पास नहीं होगा, यहाँ पर जो ब्रांच पॉइंट है उसके पास मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैंने पीछे क्या बताया है मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेकेंड रुको। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी वो जो परफॉर्म होगी वो होगी आपकी, एक सेकेंड रुको मैं यहाँ पर सही कर देता हूँ, ठीक है ना। वो होगी आपकी इस ब्रांच पॉइंट से, ये ब्रांच पॉइंट के पास ही आपका 2 प्राइम OH है, क्या है, 2 प्राइम OH है, ठीक है ना। और ये ही जा करके आपका जो है क्या कर रहा है, ये ही जा करके यहाँ पर फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करवा रखा है। देखो ऊपर वाले में मैंने सही निशान लगाया था, ठीक है ना, ऊपर वाले में मैंने सही निशान लगाया था। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, इसको अवॉइड करना, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया है यहाँ पर कि किस प्रकार से फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। अब जैसे ही फर्स्ट ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है यहाँ पर